तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग कराने वाला हूँ क्या। तो यूपी बीएसएनएससी का क्वेश्चंस किसी लिए, तो यूपी बीएसएनएससी का क्वेश्चंस आज मैं कराने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को मैं करा चुका हूँ, जो कि इससे पहले कक्षा में आपका ऑलरेडी मैं 50 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसी कक्षा में जो मेरा और अगला क्वेश्चन जो मेरा बच रखा था 30-40 क्वेश्चन, उसी पे मैं आज डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो जिसको नहीं पता होगा वो मेरा ये क्लास नंबर मेरा क्या है, ये दूसरा क्लास है, जो कि बीएससी नर्सिंग का बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मेरा ये जिसमें से इसमें 60 क्वेश्चन है, इसमें से मैं आप लोगों को कल यानी कि इससे पहले की क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है ना। और जो आज मैं क्लास कराने वाला हूँ, जो कि इसमें से जो क्वेश्चन ऐड किया वही क्वेश्चन रहेगा। तो जो सब मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो फ्रेंड्स जो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जब मेरा आपका क्लास जो ऑन होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मैं अपना आज क्लास स्टार्ट करता हूँ और सब मिलकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जो कि मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस में जो कि आपका क्या होगा, इसमें एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू प्लस ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि आपका बायोलॉजी का है। और ये 100% आपका बीएससी नर्सिंग सीनियर एग्जाम में आपका यूपी में पूछा जाता है, जो कि कौन सा एग्जाम होता है, तो एबीबी एमयू या सीनियर का हो या सीपीईटी का हो या एएनएम का हो या जीएनएम का हो, ठीक है ना। तो ये सब में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जो क्लास मेरा फर्स्ट नहीं किया है वो जाकर कर लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और मैं आज अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं अपना क्लास अगला स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया स्लाइड पे, ठीक है ना। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्लाइड पे आ गया, और इस क्वेश्चन को पहले क्या करना है आप लोगों को बताना चाहिए। क्या करना है आप लोगों को, इस क्वेश्चन को पहले रीड करना है 1 से 2 बार, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड करना है। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है और इसके बाद आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। क्या आपको फास्टली आंसर नहीं देना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद हमको आंसर इसमें देना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आ गया आपका स्लाइड पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो आपका है, नहीं सॉरी, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपका कितना क्वेश्चन करा चुका हूँ, 30 क्वेश्चन करा चुका ना। तो ये तो दो पहला तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये मेरा 30 नंबर क्वेश्चन से आगे होगा स्टार्ट, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन अभी आगे बहुत है, क्योंकि मैंने इतना क्वेश्चन करा चुका, ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ है, ये नहीं, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका मेरा आंसर क्या था, एबीओ ब्लड ग्रुप इस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, यानी कि एबीओ रक्त समूह प्रणाली किस पर आधारित होते हैं, यानी कि आपके जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वो प्रणाली किस पे आपका आधारित है। तो मैंने आप लोगों को करा चुका हूँ, जो कि एंटीजन ऑफ आरबीसी, जिस पे आपका एंटीजन ए होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका एंटीबॉडी इस पे बी होगा, जिसका एंटीजन बी होगा उस पे एंटीबॉडी ए होगा, ठीक है ना। इसका अपोजिट आपको देखने को मिलता है। तो मैंने आपको को ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप में जो होता है आपका, जो कि एंटीजन ऑफ आरबीसी, यानी कि आपका इसका जो राइट आंसर मैं बता था, यानी कि बी आपका इसका सही आंसर बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज मैं यहाँ से आगे क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सब अपना एनर्जी के साथ क्लास लगाइए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीवीआई क्वेश्चंस, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म हमको बताना है, ठीक है ना। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है मेरा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है मेरा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या मेरा एड्स का फुल फॉर्म होता है ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। बी ऑप्शन है मेरा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मेरा एड्स का फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन है एक्टिव इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या एक्टिव इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मेरा एड्स का फुल फॉर्म होता है, या एक्वायर्ड इनहेरिटेंस डिजीज ऑफ सिंड्रोम। तो आप लोग बताइए कि जो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइएगा एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स एड्स का जो मेरा फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ही होता है, या कि आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका इस 2024 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन को बात करूँ तो 2024 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस पे। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ वायरस इज, यानी कि व्हाट टाइप्स ऑफ वायरस इज एचआईवी। जल्दी से बताइए आप लोग, सबसे पहले बताइए कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, और एचआईवी वायरस किस प्रकार का वायरस है। जल्दी से बताइए कि एचआईवी जो वायरस होता है वो किस प्रकार का वायरस होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले मैं उसका फुल फॉर्म की यदि मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और HIV वायरस किस प्रकार का वायरस होता है, तो किस प्रकार का वायरस होता है बताइएगा जरा। ये सबसे पहले ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर ए है क्या कि DNA वायरस मेरा HIV वायरस होता है। बताइए DNA वायरस जो होता है मेरा HIV वायरस होता है, या RNA वायरस मेरा HIV वायरस होता है, या बैक्टीरियोफेज जो होता है आपका HIV वायरस होता है, या आपका रिट्रो वायरस जो होता है आपका HIV वायरस होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताया कि इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जो कि HIV का यदि मैं बात करूँ तो HIV जो मेरा वायरस है आपका रिट्रो वायरस है। कौन सा है, तो HIV मेरा रिट्रो वायरस है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, HIV किस प्रकार का वायरस है, तो HIV मेरा एक रिट्रो वायरस होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका जो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, HIV वायरस मेरा रिट्रो वायरस होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया इसमें। आ गया, चलो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन HIV प्राइमरी अटैक्स विच टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि HIV मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिका पर हमला करता है, यानी कि जो HIV वायरस जो होता है वो HIV वायरस किस प्रकार की सेल्स पे वो अटैक करता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब हुआ कि HIV जो सेल्स होता है, सॉरी HIV जो वायरस होता है वो किस प्रकार के सेल्स पे वो अटैक करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा B सेल्स, यानी कि B सेल्स पे आपका अटैक करता है, या T हेल्पर सेल्स पे अटैक करता है, या आपका रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, या आपका प्लेटलेट्स में आपका अटैक करता है। तो फ्रेंड्स जो मेरा आपका HIV वायरस जो होता है ना वो किस सेल्स पे अटैक करता है, तो आपका जो T हेल्पर सेल होता है ना बॉडी में, वो T हेल्पर सेल्स पे वो अटैक करता है सीधा। इसी से आपका क्या होता है, इस सारे बॉडी में आपका वायरस जल्दी जल्दी फैल जाता है, ठीक है ना। तो कौन से सेल पर अटैक करता है HIV वायरस, तो आपका HIV वायरस जो होता है आपका टी सेल्स पे अटैक करता है, ठीक है ना। तो यानी कि T हेल्पर सेल पर आपका HIV वायरस अटैक करता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। HIV वायरस आपका T हेल्पर सेल्स पे वो अटैक करता है, ठीक है ना, इस पर हमला करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो मेरा जो रिट्रो वायरस होता है वो HIV, यानी कि जो HIV जो वायरस होता है वो आपका किस सेल पर अटैक करता है, तो T हेल्पर कोशिका पर वो अटैक करता है, ठीक है ना, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन इज, ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में हुआ कि HIV चरण का सबसे सामान्य तरीका क्या होता है, HIV संचरण का सबसे सामान्य तरीका क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा है कि एयर ब्राउन ड्रॉपलेट्स, क्या वायु जनित बूंदे से आपका HIV वायरस का जो इसमें संचरण होता है। बी ऑप्शन आपका कॉन्टिमिनेट्स फूड, क्या कि दूषित भोजन खाने से आपका HIV वायरस का जो संचरण होता है। सी ऑप्शन है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आपका जो अनप्रोटेक्ट यानी कि जो कोई बैरियर न लगाकर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यानी कि फीमेल के साथ आप संबंध बनाते हैं। डी ऑप्शन आपका मॉस्क्यूटो बाइट्स, क्या आपका मच्छर के काटने से होता है। कौन सी मच्छर, तो मॉस्क्यूटो बाइट, ठीक है ना। तो फ्रेंड जो इसमें जो आपका जो HIV वायरस सामान्य तरीका से किस प्रकार होता है, यदि आप किसी फीमेल्स के कॉन्टैक्ट में यदि अनप्रोटेक्टेड आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो हो सकता है कि इस फीमेल्स को क्या हो, HIV वायरस हो, या ठीक है ना। तो ये HIV वायरस आपके बॉडी में प्रवेश कर सकता है, किससे, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से प्रवेश कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर में क्या हो जाएगा आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि सी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कौन सा हो जाएगा, सी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी फीमेल के साथ, समझ गए ना, यदि आप किसी फीमेल के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, HIV वायरस यानी कि एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब होता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना ये सब, क्योंकि ये सारा टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस लाया हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चंस एक एक करके लगाना है, एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ HIV। समझ गए, इस क्वेश्चन में कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण के लिए HIV किया जाता है, यानी कि HIV टेस्ट का नाम हमको बताना है। सिंपल सी बात में बोलूँ तो HIV का टेस्ट कौन सा होता है उसका हमको नाम इसमें बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, एलाइजा टेस्ट के HIV का टेस्ट एलाइजा टेस्ट होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन है विडाल टेस्ट होता है। सी ऑप्शन है मोनो यानी कि मैटोटैक्स टेस्ट होता है। डी ऑप्शन है कॉम्बो टेस्ट होता है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, जो HIV का जो टेस्ट होता है इस टेस्ट का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स HIV का जो टेस्ट मेरा होता है ना उस टेस्ट का मेरा नाम है क्या, उस टेस्ट का मेरा क्या नाम है बताइए जरा। तो एलाइजा टेस्ट नाम है, यानी कि HIV टेस्ट का जो मेरा नाम होता है वो एलाइजा टेस्ट होता है। यानी किसी को HIV पकड़ लेगा तो उसको वो कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा उसको, तो एलाइजा नामक एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट इस जो मेल्स को जो HIV पकड़ रखा है उसको टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ वीरल टेस्ट के बारे में, तो वीरल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो जिसको टाइफाइड पकड़ लेता है ना उसके लिए हम किसका कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वीरल टेस्ट करते हैं। यानी कि जिस पर्सन को टाइफाइड पकड़ लिया उसके लिए वो हम वीरल टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस ध्यान से कीजिए क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बारीक से बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट को मैं बारीक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप हर पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोला कि वीरल टेस्ट टाइफाइड के लिए क्या आता है, तो वो भी आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो गया कि विच एंजाइम इज यूज्ड बाय HIV फॉर रेप्लिकेशंस। ये क्वेश्चन है कि HIV द्वारा प्राकृतिक रेप्लिकेशंस के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है। यानी कि जो HIV जो मेरा होता है वो HIV जो होता है जो प्राकृतिक तरीके से जो अपना एंजाइम्स का उपयोग कौन सा उपयोग करता है रेप्लिकेशन, यानी कि अपना जो HIV को डबल बनाने के लिए किस प्रकार का एंजाइम्स का उपयोग करता है, ठीक है ना, किस प्रकार का एंजाइम का उपयोग करता है। HIV जो होता है वो रेप्लिकेशंस के लिए किस प्रकार का एंजाइम का उपयोग करता है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है कौन सी, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस या DNA पॉलीमेराइज या RNA पॉलीमेराइज या लाइगेज। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा एंजाइम जो होता है HIV के लिए रेप्लिकेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस एंजाइम है। तो फ्रेंड्स HIV के रेप्लिकेशंस के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंस एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो HIV के लिए रेप्लिकेशंस के लिए, HIV रेप्लिकेशंस के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस का उपयोग करता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस के माध्यम से आपका HIV जो होता है वो रेप्लिकेशंस करते हैं, ठीक है ना। क्लियर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिएगा भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन से क्या है, ये क्वेश्चंस क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज अ कैंसर, यानी कि कैंसर क्या है। आप लोग समझते होंगे कैंसर या टॉप आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे कैंसर्स के बारे में, तो कैंसर्स के बारे में आप लोग समझते होंगे कि कैंसर क्या होता है, कैंसर हमको किसको हम लोग कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन दे क्या है, ऑप्शन में अनकंट्रोल सेल डिवीजन, क्या आपके बॉडी में सेल का डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगा उसको हम कैंसर बोल सकते हैं, बताइए जरा। बी ऑप्शन है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सेल, क्या कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होता है तब इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैंसर बोल सकते हैं। सी ऑप्शन है मेरा एक्सेस प्रोटीन प्रोडक्शन, यानी कि आपके बॉडी में अत्यधिक प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होता है उससे आपका कैंसर हो सकता है। सी है आपका यानी कि सेल का श्रिंकेज का मतलब होता है कि जो कोशिका के सिकुड़न, यानी कि कोई मान लो इतना बड़ा कोशिका, ठीक है ना, यानी मान लो कोई इतना बड़ा कोशिका, ठीक है ना, वो आगे चल के ये कोशिका में इतना बड़ा हो जाए, यानी कि ये मेरा श्रिंकेज करेगा। श्रिंकेज का मतलब होता है कोशिका को सुकड़ना, ठीक है ना। तो ये इसमें बोल रहा है कि जो इससे होता है, तो फ्रेंड्स ये कोई इसमें से नहीं होगा। यदि मैं बात करूं कैंसर्स के बारे में, तो कैंसर तब होता है जब आपके बॉडी में कहीं सेल का जो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, यानी कि जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे कट लग गया, ठीक है ना, जैसे मान लो आप ये फिंगर है, ठीक है, आपको ये फिंगर है, ठीक है, तो ये आपके फिंगर्स पे मान लो कि यहाँ पे कट लग गया, यानी कि किसी चीज़ से यहाँ पे कट हो गया, तो कट हुआ तो यहाँ पे जितना सेल चाहिए भरने के लिए उतना ही सेल यहाँ पे आएगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा उससे ज़्यादा, यानी कि इससे अधिक मात्रा में, जैसे मान लो इतना सेल बन गया तो इससे ज़्यादा आपका सेल बढ़ गया तो क्या हो गया, ये आपका ट्यूमर्स, यानी कि आपका क्या हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है ना। तो वही होता है कि जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन आपके बॉडी में कहीं जितना जरूरत है उससे ज़्यादा होता है तो आपका कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन के कारण ही आपका क्या होता है, कैंसर होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा बताएगा, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अनकंट्रोल सेल डिवीजन के माध्यम से ही आपका क्या होता है, कैंसर होता है। यदि मैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करूँ, तो यदि मेरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होता है उसको बोलते हैं, यदि जिसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी उसको एनारोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, तो वो तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स इज कैंसरस। समझ में है क्वेश्चन, यानी कि कौन सा ट्यूमर कैंसर युक्त होता है, यानी कि कैंसर जो होता है तो ट्यूमर से ही ना कैंसर होता है, लेकिन एक ऐसा कैंसर होता है जिसमें आपका ट्यूमर्स नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें आपका ट्यूमर्स नहीं देखने को मिलता है, तो उस कैंसर का नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बेनिंग ट्यूमर्स यानी कि सौम्य ट्यूमर्स इसको बोल सकते हैं। बी आपका मैलेजिनेंट ट्यूमर्स, क्या घातक ट्यूमर इसको हम बोल सकते हैं। सी आपका ड्रोमिक ट्यूमर्स, या डी आपका नॉन ट्यूमर्स महाशोक है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसको हम ये कहेंगे कि जो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, यानी बिना ट्यूमर्स का जो आपको बॉडी में जो कैंसर होता है, बिना ट्यूमर्स युक्त कैंसर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मालिजेंट ट्यूमर्स इसको बोलते हैं, यानी कि घातक ट्यूमर्स इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैलिजेंट ट्यूमर्स इसको बोलते हैं, जो कि ट्यूमर्स बोलते हैं, जो कि ट्यूमर्स नहीं होता है बट ये आपका कैंसर देखने को मिलता है, यानी कि ये इससे बड़ा भी ये घातक कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो बिना ट्यूमर्स युक्त कैंसर होता है वो ट्यूमर से भी बड़ा कैंसर होता है, ठीक है। तो वो क्लियर होगा, क्लियर ये बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपका क्या है, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कह रहे हैं कि विच वायरस इज एसोसिएटेड विथ सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर आप लोग समझो, सर्विकल, सर्विकल से आप लोग को समझ आ गया क्या है ये, के यानी कहानी, यानी कि गर्भाशय के ग्रीवा के कैंसर के कौन सा वायरस जुड़ा है, यानी कि आप लोग जो क्या बोलते हैं सर्विकल समझते हो ना, यानी सर्विकल माध्यम, यानी कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव माध्यम होता है वो भेजाना भेजाना के बाद क्या होता है सर्विकल, ठीक है ना। वो सर्विकल होता है ना, सर्विक में जो होता है कैंसर होता है, इसमें कौन सा वायरस नाम है, यानी कि सर्विकल कैंसर होता है उसमें वायरस का नाम क्या होता है। सिंपल सी बात, जो सर्विक का जो कैंसर होता है उसमें कौन सा वायरस होता है। फर्स्ट ऑप्शन है HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस होता है सर्विकल कैंसर में, या HPV वायरस होता है, या आपका हेपेटाइटिस B वायरस होता है, या आपका एप्स्टीन्स बैरियर वायरस होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सी आंसर क्या हो जाएगा, यदि आप किसी फीमेल्स के जो सर्विक में आपका कैंसर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो सर्विकल कैंसर होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हम बोलते हैं सर्विकल कैंसर के, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज फॉर कैंसर डिटेक्शंस। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। ये क्वेश्चंस कह रहे हैं कि कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, यानी कि कैंसर को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा टेस्ट हम लोग कैंसर को पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, EC टेस्ट, क्या ECG टेस्ट हम लोग कैंसर को पता करने के लिए किया जाता है, या CT स्कैन करते हैं, बताइए CT स्कैन हम लोग कैंसर को पता करने किया जाता है, या MRA या बायोप्सी किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो कैंसर को पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बायोप्सी टेस्ट का यूज करते हैं। कौन सा, तो बायोप्सी टेस्ट का हम लोग कैंसर को पता करने के लिए वो टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। यदि मैं बात करता हूँ CT स्कैन के बारे में, तो फ्रेंड्स CT स्कैन का बात होता है कि जब के बॉडी में कहीं भी चोट लगा हो या ब्रेन में चोट लगा हो तो उसको हम बोलते हैं CT स्कैन, क्या बोलते हैं, CT स्कैन बोलते हैं। CT स्कैन आप लोग को ब्रेन का किया था, यानी कि पूरे बॉडी का आपको किया था, ठीक है ना। ऐसे बोला कि टेस्ट ऑफ कैंसर्स के लिए तो आपका बायोप्सी किया था, बायोप्सी टेस्ट से हम लोग पता चला था कि इसके बॉडी में क्या है, तो कैंसर है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर था मेरा डी था आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच थेरेपी इज कॉमनली यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है
कि कैंसर के इलाज के लिए कौन सा उपचार आमतौर पर किया जाता है, यानी कि कैंसर के इलाज के लिए, यानी कि कैंसर किसी को पकड़ लेता है, सीखा ना, कैंसर किसी को पकड़, यानी कि ट्यूमर्स किसी को हो जाता है तो उसको देखिए आम उपचार आमतौर पर किया जाता है, उसके इलाज के लिए कौन सा उपचार किया जाता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग कैंसर के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बायोप्सी टेस्ट करते हैं। इसमें बोला कि कैंसर को आमतौर पर उपचार यानी कि उसके इलाज के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, या एंटीबायोटिक थेरेपी कर सकते हैं, या एंटीवायरल थेरेपी कर सकते हैं, या इसको फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। जल्दी से पता है क्या हो जाएगा, कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए कौन सा टेस्ट यानी कि कौन सा आमतौर पर उपचार किया जाता है। तो फ्रेंड्स कैंसर को टेस्ट किया जाता है ना, वो कौन सा थेरेपी होता है, तो वो रेडियोथेरेपी होता है। क्या होता है, तो रेडियोथेरेपी के माध्यम से ही हम लोग कैंसर को पता करते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रेडियोथेरेपी आमतौर पर कैंसर का उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये फिजियोथेरेपी तो सिंपल से कहीं चोट लग जाए उसके लिए फिजियोथेरेपी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं होने वाला, रेडियोथेरेपी से ही कैंसर का उपचार किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कैंसर अफेक्टेड वाइट ब्लड सेल्स, ये सबसे घातक कैंसर कौन सा कैंसर है, तो वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि कौन सा कैंसर श्वेत रक्त कोशिका को प्रभावित करता है, यानी कि ऐसा कौन सा कैंसर होता है जो कि आपको श्वेत रक्त कोशिका को प्रभावित करता है, ठीक है ना। यानी कि वाइट ब्लड सेल को कौन सा कैंसर अफेक्टेड करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूकेमिया, बी आपका कैरकोनीमा, सी आपका सार्कोमा, और डी आपका लिम्फोमा। तो बताइए कौन सा कैंसर होता है जो कि आपका वाइट ब्लड सेल को ही वो डैमेज कर देता है। तो फ्रेंड्स व्हाइट ब्लड सेल जो मेरा होता है हमारा बॉडी में क्या होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में क्या करता है, वो रक्षा करता है, यानी कि बाहर से भी कोई भी वायरस प्रवेश करता है तो व्हाइट ब्लड सेल आपका खुद का क्या बना है, वो खुद का अपना एक एंटीबॉडी बनाता है और क्या कहता है उस पर हमला करता है, ठीक है ना, उस पर क्या कहता है वो हमला करता है, ठीक है ना। तो जब मेरा व्हाइट ब्लड सेल को जब मेरा जो कैंसर पकड़ लेगा तो वो सबसे ब्लड कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सबसे खतरनाक कैंसर होता है। इस कैंसर से क्या होता है, ये कैंसर यदि किसी को पकड़ लेता है ना, वो कैंसर से वो आदमी जीवित नहीं रह सकता, यानी कि कुछ समय के लिए वो कुछ टाइम के लिए वो लिविंग रह सकता है, बट वो 2 साल 3 साल के बाद वो अपना मर जाता है, ठीक है ना। तो वो सबसे खतरनाक कैंसर कौन होता है, तो वो ब्लड कैंसर होता है आपका सबसे खतरनाक कैंसर होता है। तो कौन सा कैंसर इसमें हो जाएगा, यानी कि कौन सा कैंसर श्वेत रक्त कोशिका को प्रभावित करता है, तो ल्यूकेमिया होता है ना, यानी कि ल्यूकेमिया नामक जो आपका कैंसर होता है वो आपका व्हाइट ब्लड सेल को वो क्या करता है, वो डैमेज कर सकता है। जब भी आपका व्हाइट ब्लड सेल डैमेज होगा तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, सारा ब्लड में कैंसर फंस चल जाएगा। कैंसर में आप सारा ब्लड में गया तो ये आदमी ज़्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो समझ गए इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन से क्या है, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है विच प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ HIV होस्ट सेल्स। ये क्वेश्चन से है कि HIV को मेजबान कोशिका से जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटीन्स होता है, यानी कि HIV जो होता है ना, HIV को जो अटैचमेंट करता है, यानी कि होस्ट सेल आप लोग समझते होंगे, होस्ट सेल किसको हम बोलते हैं समझते होंगे, यानी कि होस्ट सेल को एक दूसरे को अटैचमेंट के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यानी कि GP41 का या GP120 का या GP4 का या P24 का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो HIV जो होता है ना, HIV को अटैचमेंट के लिए किसके साथ हो, किसी होस्ट सेल को जो HIV को अटैचमेंट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो GP41 का उपयोग करते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ये क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सब है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मेन मोड ऑफ मदर चाइल्ड टू HIV ट्रांसमिशन, यानी कि माँ से बच्चे को HIV का संचरण का मुख्य तरीका क्या है, यानी कि माँ से बच्चे को HIV का मुख्य संचरण तरीका क्या होता है, यानी कि ट्रांसमिशन, समझते हो गए, यानी कि माँ से बच्चे में HIV कैसे फैल सकता है। सिंपल सी बात में बोलूँ तो माँ से मदर से चाइल्ड में HIV का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि स्तनपान समझते होंगे, यानी कि ये दूध, ये जब बच्चे लोग दूध पीते हैं उसके माध्यम से हो सकते हैं, या स्किन के कांटेक्ट, क्या एक दूसरे को स्किन कांटेक्ट करेगा ताकि HIV ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, बताइए जरा।
सी आपका सलाइवा, क्या आपका सलाइवा, ये जो आपका मुंह में सलाइवा बनता है, जो कि भोजन जो मुंह में होता है बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, सलाइवा करता है, ठीक है ना। वो सलाइवा जो होता है वो सलाइवा होता है कि एचआईवी को ट्रांसमिशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है, या टीयर्स यानी कि जो आंसू आप लोग को निकलता है वो टीयर्स होता है एचआईवी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी किसी को आप आंसू लग जाएगा तो एचआईवी पकड़ लेगा, बताओ नहीं पकड़ेगा ना। ये स्किन भी कॉन्ट्रेक्शन नहीं पकड़ेगा, सलाइवा से भी नहीं पकड़ेगा। हाँ, यदि किसी बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करे, क्यों क्यों इसको पड़ेगा, क्योंकि आपका मदर के जो मिल्क में आप क्या होता है इसमें इम्यूनिटी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जो इम्यूनिटी जो होता है वो बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इसी से क्या हो जाएगा बच्चे में आपका जो है एचआईवी का ट्रांसफर, कि बच्चे को भी एचआईवी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से यानी कि स्तनपान के माध्यम से बच्चों में आपका क्या होता है, क्या होता है, तो एचआईवी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्लियर होगा, बताइएगा जैसा सब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन रिसेप्टर फॉर एचआईवी एंट्री फॉर इनटू सेल्स, यानी कि एचआईवी में यानी कि एचआईवी के कोशिका में प्रवेश करने के लिए मुख्य रिसेप्टर कौन सा होता है, यानी कि एचआईवी में प्रवेश करने के लिए मुख्य रिसेप्टर कौन सा, यानी किसी को यानी कि एचआईवी होता है, एचआईवी में जब कोई कोशिका प्रवेश करता है तो उसका मुख्य रिसेप्टर का नाम बताना, कौन सा रिसेप्टर होता है बताइए। एचआईवी में कोई भी कोशिका प्रवेश करता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को ये एचआईवी वायरस होगा, ठीक है, ये एचआईवी क्या है, ये मेरा एचआईवी वायरस होगा, ठीक है ना। ये क्या है, कौन सा वायरस है बताइएगा जरा। तो ये जो मेरा वायरस है एचआईवी वायरस है, कौन सा है, तो एचआईवी वायरस, ठीक है ना। जो एचआईवी वायरस है मान लो कोई सेल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें यहाँ क्या होता है, रिसेप्टर लगा होता है, क्या लगा होता है, तो वहाँ पे रिसेप्टर लगा होता है, ठीक है ना। तो इस रिसेप्टर का हमको नाम बताना है, समझ गए ना। तो CD4 रिसेप्टर होता है, या CD8 रिसेप्टर होता है, CCR5 या MHC होता है। तो फ्रेंड जो एचआईवी में जब कोई कोशिका प्रवेश करता है ना, तो इसमें कौन सा रिसेप्टर लगा होता है, तो CD4 रिसेप्टर को क्रॉस करके वो इसके अंदर वो जा सकता है, ठीक है ना। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर होगा हो, क्योंकि मैं सारा बारीक से बता रहा हूँ आप सभी को ना, तो क्लियर होगा ही ना, 100% क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर, समझ गए हो ना। इसका कहने का मतलब हुआ कि कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि कैंसर को जो हम लोग स्टडी करते हैं यानी कि कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पढ़ाई का नाम क्या होता है, समझ। जैसे हम लोग ऊतक के बारे में बोलते हैं ना, टिश्यू के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, समझिए। सेल के बारे में तो साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जो कैंसर के जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फर्स्ट है उसको हम हेमाटोलॉजी कहते हैं, या उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, या इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, या इसको हम वीरोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड जो कैंसर को जो हम लोग अध्ययन करते हैं, कैंसर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कि विच टाइप ऑफ कैंसर ऑरिजिनेटेड इन कनेक्टिव टिश्यू, विच टाइप्स ऑफ कैंसर ऑरिजिनेटेड इनटू कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कैंसर का यानी कि कौन सा कैंसर संयोजी ऊतकों को कनेक्टिव टिश्यू में उत्पन्न करता है, यानी कि कौन सा कैंसर जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में उत्पन्न होता है, यानी कि ऐसा कौन सा कैंसर है जो आपका कनेक्टिव टिश्यू में उत्पन्न होता है, उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या नाम है, फर्स्ट इसका नाम है क्या, कार्सिनोमा, या सार्कोमा, या ल्यूकेमिया, या आपका लिम्फोमा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि जो कैंसर जो होता है वो संयोजिक ऊतक में जो उत्पन्न करता है यानी कनेक्टिव टिश्यू में उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किस कैंसर क्या नाम है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सार्कोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्कोमा कहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सार्कोमा जो होता है जो कैंसर संयोजित ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू में उत्पन्न होता है, सार्कोमा ही उत्पन्न होता है, क्या होता है, तो सार्कोमा सिंपल से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्लियर, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच टाइप्स ऑफ कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन मेंस। समझ गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हैं कि पुरुष में सबसे कम यानी कि सबसे आम प्रकार का कौन सा कैंसर है, यानी कि पुरुष में सबसे आम प्रकार का कैंसर कौन सा है, यानी कि पुरुष जो होता है मेल्स में आमतौर पर कौन सा कैंसर आपको देखने को मिलता है, सबसे मोस्ट यानी कि ज़्यादातर आपका कौन सा कैंसर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ब्रेस्ट कैंसर। बताइएगा जरा, ब्रेस्ट कैंसर आपका पुरुष में आमतौर पर देखने को मिलता है, या प्रोस्टेट कैंसर, या ओवरीन कैंसर, या थायराइड कैंसर। तो फ्रेंड्स सबसे मैं बताऊंगा सबसे पहले कि जो ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर किस में होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर जो आपका होता है वो फीमेल में होता है। किस में होता है, ब्रेस्ट कैंसर आपका फीमेल में होता है। ओवियन कैंसर का मतलब होता है वो भी आपका फीमेल में ही होगा। ओवियन कैंसर कौन होता है, तो फीमेल में ही होता है। थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर मेल में और फीमेल में दोनों में ही हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आमतौर पर बोल रहा है ना, तो सबसे आमतौर पर जो होता है आपका पुरुष में आपका प्रोस्टेट कैंसर होता है। पुरुष में बोल रहा है तो मेल में आपका कौन सा कैंसर होता है आमतौर पर, तो इस कैंसर का नाम क्या है, प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसी में आपका आमतौर पर जल्दी से कैंसर आपका मेल में पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा, बताइएगा जरा, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गन इज प्राइमली अफेक्टेड बाय एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शंस, यानी कि अत्यधिक शराब को सेवन करने से मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि कोई भी आपका ज़्यादा शराब पी रहा है, यानी कि ज़्यादा अल्कोहल का मात्रा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो मेरा बॉडी में कौन सा ऑर्गन आपका इसका ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा ऑर्गन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो फॉर क्या हार्ट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, या लीवर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, या लंग्स में पड़ेगा, या किडनी में पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो मेरा जो ह्यूमस होता है, जो भी ह्यूमस ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, उसका लीवर सबसे पहले उसका डैमेज हो, क्या हो जाएगा, उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा शराब पीने से आपका लीवर खराब हो जाएगा, यानी कि लीवर आपका काम नहीं करेगा, लीवर आपका फेल हो जाएगा, आपका ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन इतना अधिक नहीं कर पाएगा जितना आपका नॉर्मल पहले कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो वही आपका लीवर आपका काम नहीं करेगा ज़्यादा शराब पियोगे, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा शराब पीने से आपका लीवर काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडिक्टिव सब्सटेंस इन सिगरेट्स, यानी कि सिगरेट्स का मतलब यानी कि सिगरेट्स यानी कि सिगरेट में नशे की लत पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा हिस्सा होता है, यानी कि जो यानी कि फूफू जो करते हैं, फूफू आप लोग देखोगे अक्षय कुमार का प्रचार है, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रेटनी पैड का प्रचार करता है, ठीक है ना उसमें। तो इसमें कह रहा है कि सिगरेट की लत से, यानी कि सिगरेट की नशा लत पैदा करने वाला कौन सा नशा, यानी कि सिगरेट हम लोग पीते हैं, हम तो नहीं पीते, जो भी पीते होंगे तो सिगरेट पीते उसमें कौन सा चीज़ पदार्थ मिला होता है जिससे उसको नशा लगता है, यानी कि उसको सेरिब्रम को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नशा उसको लगता है। सिगरेट में क्या होता है, क्या इसमें निकोटीन होता है, सिगरेट में क्या निकोटीन होता है, या कैफीन होता है, या टीयर होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो फ्रेंड्स सिंपली से हम बोल सकते हैं कि जो भी सिगरेट पीते हैं उसको जब नशा लगता है तो उसमें क्या होता है, किसके कारण उसको नशा लगता है, नशा का लत लगता है, तो निकोटीन के कारण, किसके कारण, तो निकोटीन के कारण आपका सिगरेट में क्या होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है, उसी से आपको क्या होता है, तो उसको नशा लगता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, फूफू हीरोगिरी करने नहीं है ना, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ड्रग्स इज कॉमनली नॉन एज द गेटवे ड्रग्स, विच ड्रग्स इज कॉमनली नॉन एज गेटवे ड्रग्स, यानी कि कौन सा नशीले पदार्थ आमतौर पर गेटवे ड्रग्स के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा नशीला पदार्थ होता है जिसको आमतौर पर यूज करते हैं लेकिन उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो गेटवे ड्रग्स के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। तो कौन सा ड्रग्स हो गया, कोकीन ड्रग्स, क्या नहीं बताइएगा, कोकीन हो जाएगा, या हीरोइन हो जाएगा, या मारीजुआना गंजा हो जाएगा, या LSD हो जाएगा, LSD हो जाएगा, ये भी LSD नहीं, दूसरे LSD इसमें बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा नशीले पदार्थ है जिसको हम लोग गेटवे ड्रग्स के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, उसको हम जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइएगा जरा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है
जुनाना यानी कि मारिजुआना ड्रग्स का नाम है, ठीक है ना। ताकि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मारिजुआना या गंजा उसको बोलते हैं, गाजा, गाजा आप लोग समझ हो, गाजा जो गाजा पीता है, फूफू मारता था, उसी को बोलते हैं गाजा, ठीक है ना। वो आजकल के जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा उसका रोल है, ठीक है ना। तो वही गाजा बोल रहे हैं। तो गाजा जो था उसी को हम लोग गेटवे ड्रग्स के रूप में उसको लोग जाते हैं। यानी कि गाजा को हम लोग किस ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं, तो गेटवे ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं। आप लोग एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि गाजा नहीं देगा, लेकिन ये बोला कि मारिजुआना, मारिजुआना ड्रग्स को किस रूप में हम लोग जानते हैं, तो गेटवे ड्रग्स के रूप में जानते हैं। या आपका ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि गेटवे ड्रग्स के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, यानी गाजा नहीं रहेगा या मारिजुआना रहेगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। या ओनली गाजा रहेगा तो ओनली गाजा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन क्या है कि एल्कोहल अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशंस, यानी कि शराब के किस भाग, शराब मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करते हैं जो सम्यक कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ गए ये क्वेश्चन को। यानी कि ज़्यादा शराब जो पीते हैं, जो शराब जो पीते होंगे, कुछ तो आप लोग इसमें भी पीते होंगे जो देख रहे होंगे ना, जो ज़्यादा शराब पीते होंगे ना, उसका ब्रेन का कौन सा भाग डैमेज करता है, ब्रेन का कौन सा बैग शराब डैमेज करता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं ऑर्गन्स के बारे में बोला था, आपका ऑर्गन में कौन सा डैमेज करता है, तो सबसे पहले आपका लीवर को अटैक करता है, कौन, तो एल्कोहल लीवर को अटैक करता है। यदि मैं बात करूं कि ब्रेन्स के बारे में, तो ब्रेन्स में आपका कौन सा भाग होता है जो कि शराब उस पर अटैक करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आपका ऑप्शन है सेरिब्रम, बी आपका सेरिबेलम, सी आपका मेडुला ऑब्लिगेटा और सी आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आपका आगे में प्रेजेंट होता है, जो कि किसका टेम्परेचर बताना, बताओ जरा। तो हाइपोथैलेमस जो मेरा होता है वो बॉडी का टेम्परेचर बताता है, ठीक है ना। कौन सा, तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्लियर होगा। इसमें बोल रहा है कि जो शराब में कौन सा करता है, तो शराब मेरा आपका सेरिबेलम, यानी कि जो ब्रेन का जो पार्ट सेरिबेलम होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है पीछे में, वही पार्ट को क्या होता है, वो शराब आपका अटैक करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सेरिबेलम पार्ट का आपका शराब अटैक करता है। वही सेरिबेलम को वो जब अफेक्टेड करेगा, अटैक करेगा, तो आपका बॉडी अनकंट्रोल हो जाएगा, वो कहीं यहाँ पे नाली में जाकर गिरेगा या कहीं सड़क पे जाकर गिरेगा या किसी को ठोकेगा, ठीक है ना। तो वही सब के कारण से होता है, ठीक है ना। सिंपली सी भाषा में बस बताऊँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ग्लोबली टू प्रिवेंट ड्रग्स एब्यूज, यानी कि नशीले दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। यानी कि नशीली दवा जो होता है, वो नशीले दवाओं को दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। यानी कि कुछ दवा ऐसा होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए वो ज़रूरत होता है कब, जब उसके काम आता है। लेकिन कुछ जो ह्यूमंस होता है या कुछ भी लड़का लड़की दोनों आजकल कर रहा है ना, दोनों के लिए जिंदाबाद है दोनों चीज़। तो कुछ जो ऐसा जो क्या होता है उसको बोलते हैं नालायक बोल सकते हैं ना उसको, जो कुछ नालायक ऐसा होता है जो कि जो कुछ ग्लोबल जो प्रिवेंट जो एब्यूज ड्रग्स होता है जो कि उसका काम आता है, वो बिना काम के ही यूज करते हैं। तो उसके लिए एक कौन सा संगठन चलाता है, तो उस संगठन का हमको लोग नाम बताना है, कौन सा संगठन चलाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट संगठन का नाम है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकता है, या UNICEF यूनिसेफ हो जाएगा, या UNOID की यूनिस्ट यानी कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय। डी ऑप्शन है आपका UNESCO यानी कि यूनेस्को हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो नशीले पदार्थ को जो गलत तरीके से जो यानी कि जो मेरे बॉडी को जो पदार्थ चाहिए, ड्रग्स चाहिए जो काम आने पे, लेकिन इस दवाई को जो दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ युवा आजकल के, तो इसका संगठन एक चला गया। उस संगठन का क्या नाम है, तो उस संगठन का नाम है मेरा क्या है, तो उस संगठन का नाम मेरा है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ ऑफ अपराध कार्यालय, ठीक है ना, यानी कि UNODE इस संगठन का नाम है। तो आपका जो क्या हो जाएगा राइट, इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है, आप क्वेश्चन फास्ट कराएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑपोइड ड्रग्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑपोइड दवा है। यानी कि इसमें से हमको बताना है कि ऑपोइड ड्रग्स के नाम इसमें से ढूंढना है। तो मॉर्फिन है, या कोकीन है,
या LSD है या मारीउंजा है। तो जल्दी से बताए कि कोकीन ड्रग्स इनमें से कौन सा है। तो ओपोइड ड्रग्स का क्या नाम है, तो इसमें से ओपोइड ड्रग्स आपका कौन सा है। तो कोकीन जो होता है ना आपका कोकीन, वो कोकीन मेरा कौन सा दवा है, तो अपोइड दवा है। कौन सा है, तो अपोइड आपका ड्रग्स मतलब क्या होता है, दवाई होता है ना। तो ड्रग्स आपका एक ही प्रकार का, ड्रग्स बहुत सारा प्रकार होता है। यदि नशा भी एक ड्रग्स होता है, इंजेक्शन है तो वो भी ड्रग्स होता है, दवाई हम लोग खाते वो भी एक ड्रग्स होता है, कि सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है, इसका सब अलग अलग इसका कार्य होता है, ठीक है ना। तो वही इसको बोल रहा है, दवा भी एक ड्रग्स होता है ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अपोइड प्राइमरी एक्ट ऑन विच द सिस्टम इन द बॉडी, यानी कि अपोइड मुख्य रूप से शरीर के किस प्रणाली पर कार्य करते हैं। यानी कि अपोइड जो ड्रग्स होता है मेरे शरीर में किस प्रणाली पर वो काम करता है, मेरे शरीर में अपोइड ड्रग्स किस प्रणाली पर वो काम करता है वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वास नली प्रणाली पर काम करता है, या नर्वस सिस्टम है वो तंत्रिका तंत्र पर काम करता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पर वो काम करता है, या एंडोक्राइन यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि पर वो काम करता है, समझ गए। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा है कि जो अपोइड जो ड्रग्स होता है वो अपोइड मुख्य रूप से किस प्रणाली पर काम करता है, वो तो आपका किस पर करता है, तो वो नर्वस सिस्टम पर तंत्रिका तंत्र पर वो काम करता है। तो आपका अपोइड ड्रग्स काम करता है, ठीक है ना। तो वो भी बहुत खतरनाक ड्रग्स है, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच नेचुरल सोर्स इज यूज टू ड्राइव अपोइड्स, यानी कि अपोइड को प्राप्त करने के लिए किस प्राकृतिक स्रोत का उपयोग किया जाता है, यानी कि अपोइड ड्रग्स को प्राप्त करने के लिए किस प्राकृतिक प्रोसेस का यह उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट मेरा ऑप्शन है कि कैनबिस प्लांट्स, बी ऑप्शन है कोका प्लांट्स, या ओपियम पोपी प्लांट्स, या आपका टबाको प्लांट्स। तो फ्रेंड्स टबाको का नहीं होगा क्योंकि तंबाकू से हमको निकोटीन प्राप्त होता है ना, ठीक है ना। निकोटीन जो हम लोग सिगरेट में फू मारते हैं, हम नहीं मारते हैं, जो मारता होगा सो, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि जो अपोइड को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपयोग करता है नेचुरल सोर्स पे, तो कौन सा आता है ओपियम पॉपी, क्या हो जाएगा, ओपियम पॉपी यानी कि अफीम पोस्ता उसको बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफीम पोस्ता होता है जो कि हम लोग अपोइड ड्रग्स को नेचुरल सोर्स पे उसको उपयोग करने के लिए क्या आता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सोर्स, समझ गए होंगे ना, आर्टिफिशियल है नेचुरल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि कैनाबिनॉइड्स मेनली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन्स, यानी कि कैनाबिनॉइड्स मुख्य रूप से मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करते हैं, यानी कि कैनाबिनॉइड जो होता है वो मस्तिष्क को किस भाग को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेरिबेलम, बी आपका लिम्बिक सिस्टम, सी आपका मेड्यूला, और डी आपका हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स जो मेरा जो कैनाबिनॉइड्स जो होता है वो किसका अफेक्ट करता है मेरे ब्रेन में, तो ब्रेन में आपका लिम्बिक सिस्टम को कौन अफेक्ट करता है, तो कैनाबिनॉइड जो होता है आपका वो होता है लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन में अफेक्ट करता है, ठीक है। आपका बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोकीन इज ड्राइव फ्रॉम विच प्लांट्स, यानी कि कोकीन किस पौधों से प्राप्त की जाती है, यानी कि कोकीन जो होता है वो किस पौधों से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैनबिस सटाइवा, बी आपका एरिथ्रोथाइलम कोका, बी आपका पैपोवर सेमिनिफेरम, और निकोटीन्स टबाकू। तो निकोटीन आपको पता है कि तंबाकू प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि जो कोकीन इज ड्राइव्स फ्रॉम द विच प्लांट्स, तो किससे क्या आता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताएगा कौन सा प्लांट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, एरिथ्रोकाइलम कोका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एरिथ्रोकाइलम कोका हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है फास्ट कीजिए क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जल्दी। ये क्वेश्चन है कि विच ड्रग्स इज कॉमनली कॉल्ड क्रैक, यानी कि कौन सी दवा आमतौर पर क्रैक के रूप में जानी जाती है, यानी कि इसमें से कौन सा दवा है जिसको हम लोग आमतौर पर क्रैक के रूप में जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हीरोइंस, बी आपका कोकीन, सी आपका LSD, बी आपका मॉर्फिन। तो फ्रेंड्स जो कौन सा दवा हम लोग आमतौर पर यानी कि दवा आमतौर पर क्रैक के रूप में जानते हैं, तो मॉर्फिन नामक दवा को हम लोग आमतौर पर किस के रूप में जानते हैं, तो क्रैक के नाम के रूप में जानते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपोइड इज यूज
पेन किलर इन हॉस्पिटल्स, यानी कि कौन सा अपवाइड अस्पतालों में दर्द निवारण के रूप में किया जाता है, यानी कि अस्पताल में अपवाइड ड्रग्स जो है कौन सा अपवाइड जो होता है वो अस्पताल में हॉस्पिटल में वो ड्रग यानी कि पेन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कौन सा ड्रग्स, तो बताइएगा जरा। फर्स्ट इसका ड्रग्स का नाम है क्या, हीरोइंस, बी आपका मॉर्फिन, सी आपका कोकीन और डी आपका LSD। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप लोग बताएगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग बताएगा, इसका आंसर क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस मैं हर क्लास में दूंगा, ठीक है ना, आप लोग को होमवर्क के लिए, ताकि आप लोग इसका आंसर बताए कमेंट में, ठीक है ना। क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है विच ड्रग्स इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अपवायर्ड एडिकेशन, यानी कि अपवायर्ड की लत के इलाज में कौन सी दवा आमतौर पर उपयोग की, यानी कि किसी को अपवायर्ड ड्रग्स लेने के लिए उसको लत लग गया, यानी कि उसको नशा, यानी कि किसी को नशा बहुत पसंद होता है, यानी कि जैसे किसी को गांजा का नशा कर लेगा ना तो उसको भी एक गांजा का नशा उसके ऊपर हावी हो जाएगा, यानी कि उसको चाहेगा कि मुझे गांजा कम मिल सके, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो मेरे से बोला कि जो अपवायर्ड ड्रग्स होता है जो किसी को लत लग जाता है तो उसके लिए कौन सा उसका उपयोग किया जाता है, कौन सा उसके लिए इलाज होता है, तो इलाज का नाम बताइए। तो इसका मेथाडोन इलाज का नाम है, या कोकीन इसका हो जाएगा, LSD हो जाएगा, या मॉर्फिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कौन सा इलाज हो गया उसको, इसका जो इलाज का नाम है कौन सा हो जाएगा आपका, मेथाडोन हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर, यानी कि अपवायर्ड ड्रग्स को किसी को लत लग जाएगा तो उसका इलाज का नाम है मेथाडोन, इसका इलाज का नाम है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन ऑफ फॉर ह्यूमंस, यानी कि मानव के लिए प्लाज्मोडियम का संक्रमण चरण कौन सा होता है, यानी कि मानव में प्लाज्मोडियम जो होता है वो उसका संक्रमण चरण कौन सा होता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है म्यूरोजॉइट्स, या आपका स्पोरोजॉइट्स, डी आपका ट्रोकोजॉइट, डी आपका क्या है गेमनोजॉइट। तो जल्दी से इसका पता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मानव के लिए प्लाज्मोडियम का संक्रमण चरण कौन सा होता है, तो स्पोरोजॉइट क्या होता है, स्पोरोजॉइट होता है, ठीक है ना। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये है वेयर डज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम्स ऑक्यूर्स, यानी कि प्लाज्मोडियम का अलैंगिक प्रजनन कहाँ से होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है ना, प्लाज्मोडियम एक क्या होता है, वायरस होता है जो कि आपको किससे होता है, तो एक मच्छर को काटने से होता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम एक अलैंगिक प्रजनन कहाँ, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक प्रजनन कहाँ होता है। फर्स्ट है ह्यूमंस के लीवर में होता है, यानी कि ह्यूमंस में लीवर होता है, या ह्यूमंस के RBC यानी कि आपका जो ह्यूमंस में जो रेड ब्लड सेल उसमें होता है, या आपका मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छरों के आंत में होता है, या आपका मॉस्क्यूटो स्लैब्रिक यानी कि मच्छर के लाल ग्रंथि में होता है। तो फ्रेंड्स जो ये इसमें जो बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कहाँ पे होता है, तो ह्यूमंस के RBC में होता है। कहाँ होता है, तो ह्यूमंस के RBC में आपका होता है जी, किसका, तो किसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपका प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ह्यूमंस के RBC में यानी कि रेड ब्लड सेल में होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें आपका इसी स्टेज का क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन है। जब तक ये ह्यूमंस का ब्लड नहीं लेगा तब तक इसको रिप्रोडक्शन इसको किस में नहीं होगा, तो प्लाज्मोडियम में इसको रिप्रोडक्शन कभी हो ही नहीं सकता जब तक ह्यूमंस का ब्लड नहीं होगा। लेकिन इसमें एक फैक्ट है क्या, जब किसी भी ह्यूमंस का कौन सा मच्छर काटता है तो फीमेल मच्छर हमेशा काटता है, ना कि मेल मच्छर। मेल मच्छर क्यों नहीं काटता है, क्योंकि मेल मच्छर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई इसमें जरूरत है नहीं, इसको तो करना किसके लिए, तो फीमेल को चाहिए, ब्लड चाहिए इसको रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो फीमेल जो होता है ना, फीमेल में आपका ये फीमेल मच्छर काटता है, उसी में इसका ये इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। यार बहुत ये बहुत लंबा क्लास हो जाएगा ना, इसका मैं क्या करूँगा, कल 20 क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है ना। आज मैं 10 क्वेश्चन और कर लेता हूँ और कल मैं 20 क्वेश्चन आप लोग को करा दूंगा, यानी कि कल आपका क्लियर ही हो जाएगा, यानी कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच मॉस्क्यूटो एक्ट एज द प्राइमरी वेक्टर ऑफ फॉर प्लाज्मोडियम, यानी कि कौन सा मच्छर प्लाज्मोडियम के प्राथमिक वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी कि ऐसा कौन सा मच्छर होता है जो कि प्लाज्मोडियम जो वायरस होता है ना, प्लाज्मोडियम के प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सोर्स के रूप में वो कार्य करता है। फर्स्ट आपका एडीज हो जाएगा, या क्यूलेक्स हो जाएगा, एनाफिलिस हो जाएगा, या आपका मोनानिस हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा,
क्या हो जाएगा, कुछ दे रहा है तो इसका आंसर आप लोग बताएगा, ठीक है ना। इसका भी आंसर आप लोग, क्योंकि 2 क्वेश्चन इस लगा क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक और देना है, ठीक है ना, एक और मैं दूंगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड फर्स्ट आफ्टर प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, यानी कि प्लाज्मोडियम संक्रमण के बाद मानव शरीर में कौन सा अंग पहले प्रभावित होते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम के संक्रमण जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कौन सा अंग सबसे पहले क्या होता है, तो वो अफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है, ठीक है ना। फर्स्ट आपका है ब्रेन्स, बी आपका है लीवर, सी आपका लंग्स, डी आपका है हार्ट। तो जल्दी से बताए क्या आपका अफेक्ट करता है, तो आपका जो अफेक्ट करता है यानी कि प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण होता है आपका सबसे पहले किसे अफेक्ट करता है, तो लीवर का अफेक्ट करता है, किसको, तो लीवर का अफेक्ट करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर को वो अफेक्ट करता है, ठीक है ना। 1 मिनट, किसको, लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। वो पेंसिल गिर गया था, तो पेंसिल खुल गया था। चलिए चलिए आए क्वेश्चंस पे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि विच स्पेसी, ये क्वेश्चन, ये रंग विजिबल नहीं है ना, विच स्पेसी ऑफ प्लाज्मोडियम कॉज द मोस्ट सीवियर्स फॉर्म द मलेरिया, यानी कि प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजातियां सबसे गंभीर मलेरिया उत्पन्न करती है, यानी कि प्लाज्मोडियम का ऐसा कौन सा प्रजातियां हैं जो कि सबसे सीवियर, यानी कि जो सबसे गंभीर मलेरिया वो उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, प्लाज्मोडियम विवैक्स, क्या प्लाज्मोडियम विवैक्स जो होता है वो आपका सबसे गंभीर मलेरिया उत्पन्न करता है, या आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया हो जाएगा, या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो जाएगा, या आपका प्लाज्मोडियम ओवेलिया हो जाएगा, ठीक है ना, ओवेला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है वो प्लाज्मोडियम की सबसे घातक कौन सा स्टेज है, ठीक है ना। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी सी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है वो सबसे गंभीर मलेरिया उत्पन्न करती है, यानी कि सबसे गंभीर, समझते होंगे ना, सबसे घातक स्टेज में आपका क्या होता है, इसमें ह्यूमंस का डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया क्वेश्चंस। चलिए आप 2-3 स्लाइड रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपका है, ये दोनों क्वेश्चंस करके मैं आज क्लास एंड करूँगा, ठीक है ना। तो ये मैं आज क्लास का ये दोनों क्वेश्चंस लास्ट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये क्या है, ये क्वेश्चंस हैं कि वेयर डज द एक्जो एरिथ्रोसाइटिक्स प्लाज्मा ऑफ फेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑक्यूस, यानी कि प्लाज्मोडियम का एक्सो एरिथ्रोसाइटिस कहाँ होता है, समझ गए होंगे ना, किस में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड में होता है, बी आपका लीवर में होता है, सी आपका स्प्लीन में होता है, डी आपका बोन मैरो में होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कितना क्वेश्चन दे रखा हूँ, 2 क्वेश्चन दिया हूँ, ये मेरा 3 क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, ये तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया, यानी कि 3 क्वेश्चन आप लोगों को ये होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट में बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि तीनों क्वेश्चन का एक साथ आंसर लिख लेना और उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ प्लाज्मोडियम डज मल्टीपल फिशंस, यानी कि प्लाज्मोडियम के किस चरण में बहु विभाजन मल्टीपल फ्यूजन होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम का ऐसा कौन सा चरण होता है जिसमें प्लाज्मोडियम का आपका क्या होता है, इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पोरोजॉइंट, बी आपका है सिंजॉइंट, सी आपका गैमेटो, और डी है क्या ऊकैनेट्स। चलिए से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है होमवर्क है, 4 क्वेश्चन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो एक और ऐड कर लो एक्स्ट्रा में, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को कमेंट करता है, ठीक है ना। तो आज मेरा कितना हो गया, देखिएगा मैं ना बता रहा हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया हूँ। तो लगभग मैंने अब तक 30 यानी कि 50 फर्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन जो था मैंने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और जो मेरा सेकेंड क्लास आज हुआ है, सेकेंड क्लास, इसमें मैंने कितना क्वेश्चन कवर किया हूँ, तो इसमें मैंने 40 क्वेश्चंस कवर किया, कितना, तो 40 क्वेश्चंस कवर किया, ठीक है ना, 40 क्वेश्चंस मैंने कवर किया इस क्लास में। और एक क्लास मेरा और होगा जिसमें मैंने कितना क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, इसमें मेरा लगभग 35 क्वेश्चन हो, यानी कि 90 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है ना, 90 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है ना। कौन सी, तो किसके लिए, कौन सी बताया जाए, किसके 90 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो ये आपका
बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 90 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कंप्लीट कर चुका हूँ और अगला क्वेश्चंस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, जो कि ये मेरा कौन सी पार्ट था, तो ये मेरा पार्ट 2 है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये मेरा पार्ट 2 है। कौन सा, ये पार्ट 2 क्लास था, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आप लोग एनर्जी के साथ ऐसी क्लास लगाइए और 100% आप लोगों को 35 क्वेश्चंस यानी कि एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, यदि क्वेश्चंस आप लोग रेगुलर लगाते हैं और ये सारा टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू। और ठीक है ना फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए ध्यान से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।